हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स चलिए आज मैं आपको समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर, होता था कि नहीं, सब कोई जानते थे। अगर वृत्त की त्रिज्या क्या हो आर, लेकिन उस वृत्त का केंद्र क्या होता था, मूल बिंदु होता था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मूल बिंदु से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा जिसकी त्रिज्या आर है। या तो ऐसे पूछ सकता है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन की विधि से ज्ञात कीजिए। निश्चित समाकलन की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या होती थी, वृत्त की त्रिज्या। तो इस रूप में वृत्त की त्रिज्या क्या है, ए। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा स्टूडेंट्स पाई ए स्क्वायर। लेकिन ये जो वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है वो निश्चित समाकलन की विधि के द्वारा निकालना है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको लास्ट वीडियो में इस वृत्त का फिगर बताया हुआ था कि इस वृत्त का ग्राफ कैसे बनता है। तो बताइए मेरे पास वृत्त का समीकरण क्या है। वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस वृत्त के केंद्र क्या होते हैं, इस वृत्त के केंद्र होते हैं 0,0 और त्रिज्या क्या होती है, ए मात्रक होती है त्रिज्या, है ना। अगर मैं इस वृत्त का ग्राफ बनाऊं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों के वृत्त चित्र बताए हुए थे जिनमें से ये वृत्त भी शामिल था। इसकी त्रिज्या ए थी तथा मूल बिंदु ओ था, मूल बिंदु केंद्र था। तो ऐसा वृत्त कुछ बनता था, मैंने आपको बताया हुआ था कुछ ऐसा सर्कल बनता था। यहाँ पे पॉइंट मैंने दिए हुए थे ए डैश, पॉइंट आप बदल भी सकते हैं बी डैश। ये दूरी कितनी होती थी, a,0। ये पॉइंट के निर्देशांक -a,0। इस पॉइंट के निर्देशांक 0,1। इस पॉइंट के निर्देशांक 0,-। ये वृत्त है। अच्छा बताइए इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से सारे भाग की दूरी क्या होगी आपस में, मूल बिंदु से इस वृत्त में स्थित जितने भी बिंदु है सबकी दूरियां आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि जिस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होता है तथा त्रिज्या ए मात्रक होती है, त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, 0 छोड़ के, निगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। तो उस वृत्त वह वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है स्टूडेंट्स, वह एक्स अक्ष के विपरीत सममित होता है, वाई अक्ष के विपरीत सममित होता है, मूल बिंदु के विपरीत सममित होता है। तो स्टूडेंट्स ये वृत्त एक्स अक्ष के विपरीत सममित है, वाई अक्ष के परिता भी सममित है, मूल बिंदु के परिता सममित है। अगर मूल बिंदु के परिता सममित है तो बताइए इस वृत्त के कितने पोर्शन हो रहे हैं, 4 पोर्शन हो रहे हैं। चारों पोर्शन का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको क्या सोचना है कि इन 4 में से मैं किसी एक भाग का क्या निकाल लूं, क्षेत्रफल, उसमें 4 का क्या कर दूं, गुणा, तो पूरे वृत्त का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लेकिन हम जानते हैं कि दिया गया वृत्त किस किस के परिता सममित है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा मूल बिंदु ओ के परिता सममित है। अतः पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वृत्त में कितने भाग बन रहे हैं, 4 भाग बन रहे हैं। तो किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल तो उसमें 4 का क्या कर देंगे, गुणा। तो 4 गुणा और किसी एक भाग का क्षेत्रफल, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, या तो ये या तो ये या तो ये भाग में क्यों निकालना, क्योंकि ये भाग प्रथम चतुर्थांश में है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बताइए इस भाग का नाम क्या होगा, ओ ए
बी, और ये कोई आकृति तो और है नहीं, ये चार्ट है ओ ए बी ओ, इसका पूरा नाम होगा ओ ए बी ओ। तो 4 गुणा ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। आप चाहे तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें, बस उसमें भी कितने का गुणा करेंगे 4। तो मैंने एक बार ले लिया ओ ए बी ओ, इसके क्षेत्रफल में हम 4 का क्या कर देंगे गुणा, तो पूरे वृत्त का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, क्योंकि ये वृत्त किसके परितः सममित है, मूल बिंदु के परितः सममित है। तो जितने भी भाग हैं सबका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर, तो इसमें 4 भाग बन रहे हैं, तो किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल तो उसमें 4 का क्या कर देंगे गुणा। अब देखिए मुझे इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब स्टूडेंट समझिए, ये वृत्त x अक्ष के विपरीत सममित है, y अक्ष के विपरीत सममित है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर वक्र से घिरा हुआ भाग x अक्ष के विपरीत सममित है तो वर्टिकल स्ट्रेट मेथड लगाते हैं, क्षैतिज पट्टी विधि। y अक्ष के विपरीत सममित है, सॉरी ऊर्ध्वाधर पट्टी विधि लगाते हैं अगर x अक्ष के विपरीत सममित है, x अक्ष से घिरा हुआ है, क्योंकि ये जो वृत्त है x अक्ष के विपरीत सममित है और y अक्ष दोनों के विपरीत सममित है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम वर्टिकल स्ट्रेट भी मेथड लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट मेथड भी लगा सकते हैं। तो आप वर्टिकल स्ट्रेट मेथड लगा लीजिए, आप किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल। तो इस भाग के एरिया में एक वर्टिकल स्ट्रेट लगा दीजिए, इस भाग के एरिया में एक वर्टिकल स्ट्रेट लगाएंगे और इस वर्टिकल स्ट्रेट की चौड़ाई क्या होगी dx और लंबाई क्या होगी y। मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल लूंगा, तो इस पोर्शन के एरिया को मैं क्या करूंगा, वर्टिकल स्ट्रेट में बांटूंगा। उस स्ट्रिप की चौड़ाई क्या होगी dx और लंबाई क्या होगी y। देखेंगे क्षेत्र ओ ए बी ए को ऊर्ध्वाधर पट्टियों, कई वर्टिकल स्ट्रिप लगानी होती, मैंने एक लगा के दिखा दी। ऊर्ध्वाधर पट्टियों में बांटा जिसकी चौड़ाई dx तथा लंबाई y है। बस आपको बस देखना है। अतः पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा, अब मुझे देखो ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल किससे गिरा है, ये x अक्ष का हिस्सा है, x अक्ष का हिस्सा, और ये देखिए पॉइंट ए से अगर मैं रेखा खींचूं तो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल, और ये रेखा भी किसके पैरेलल है, ये y अक्ष। तो देखिए ये एरिया कहां से कहां तक गिर रहा है, ओ बी निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0। ये जो भाग छायांकित किया हुआ है, मैंने स्टूडेंट ध्यान दीजिए x अक्ष के ऊपर स्थित है। तो जब वक्र से घिरा हुआ भाग x अक्ष के ऊपर स्थित हो या x अक्ष के नीचे स्थित हो तो एरिया का फार्मूला क्या लगता है, y dx लगता है, इंटीग्रेशन बता चुके। अगर y अक्ष से घिरा होता तो x dy लगता। तो देखिए ये पोर्शन साफ साफ दिख रहा है, x अक्ष के ऊपर गिरा है और x अक्ष में कहां से कहां तक गिरा है, o से a तक। तो o पॉइंट में x के निर्देशांक क्या है 0 और a पॉइंट में x के निर्देशांक क्या है a। तो ये इंटीग्रेट होगा कहां से कहां तक, 0 से a तक, लेफ्ट टू राइट। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से a और x अक्ष के ऊपर स्थित है तो एरिया का फार्मूला क्या लगेगा, y dx। क्या लगेगा, y dx। स्टूडेंट्स ये लिमिट किसकी है, x की लिमिट है, क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। अब देखिए वहां पे क्या बचा y, अब मुझे y का मान निकालना होगा। तो y का मान इस समीकरण से निकालिए, y का मान कितना है √a² - x²। तो 0 से a √ ये इंटीग्रेशन बना, ये इंटीग्रेशन x के पदों में बना, बस इसको हल कर लेंगे तो वृत्त का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। तो आपने पढ़ा होगा निश्चित क्षेत्र अनिश्चित समाकलन में आपने इंटीग्रेशन √a² - x² dx का जरूर पढ़ा होगा। अगर मैं लिमिट ना देखूं तो ये सूत्र है, इंटीग्रेशन √a² - x²। क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, 1/2x √x² - a² प्लस 1/2 a² sin इनवर्स x अपॉन a। ये होता है इंटीग्रेशन का सूत्र। लिमिट कितनी 0 से a। देखिए 1/2 कॉमन मिल रहा है, 1/2 कांस्टेंट भी है तो एक काम करिए 1/2 को बाहर कर लीजिए, तो 4 के गुणा में क्या आएगा 1/2। तो 4 गुणा 1/2 का मतलब 2,
और अब रखिए सबसे पहले x की उच्च सीमा, तो x की उच्च सीमा क्या है a, 1/2 निकल चुका है। तो जब a रखेंगे स्टूडेंट ध्यान से देखिए, तो a √ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, यानी ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। आगे x की जगह a रखेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 निकल चुका है, तो a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a का मतलब 1, तो अपर लिमिट रखने पे इतना मिला a स्क्वायर साइन इनवर्स 1, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाते हैं, तो लोअर लिमिट जब आप 0 रखेंगे x की तो ये पद 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो माइनस साइन इनवर्स 0, तो बचेगा कितना, माइनस का a स्क्वायर साइन इनवर्स 0। अब बताइए साइन में कितने अंश का मान 1 होता है, π/2 का, तो मैं क्या लिखूंगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर गुणा π/2 माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स 0 का मतलब साइन में कितने अंश का मान 0 होता है, तो 0 का, तो a स्क्वायर गुणा 0, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, और ये क्या बचेगा 2 इंटू πa स्क्वायर बाई 2, 0 बेकार हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा πa स्क्वायर, और हम क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे वर्ग इकाई, ये जरूर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया πa स्क्वायर, और आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, जहाँ पे r क्या होती है त्रिज्या, और यहाँ पे त्रिज्या क्या है a, तो कितना आ गया πa स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से मैंने आपको पिछले दिन दीर्घवृत्त का भी सवाल बताया हुआ था, दीर्घवृत्त का भी फिगर बताया हुआ था, उसका भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके। तो दूसरा क्वेश्चन है दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल किसकी सहायता से ज्ञात कीजिए, निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब बताइए, उस दिन जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था तो दीर्घवृत्त के बारे में बताया हुआ था, दीर्घवृत्त की 2 स्थितियां होती हैं और दोनों स्थितियों में ही समीकरण नहीं बदलता है। तो देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण क्या दिया, दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। अब इसमें ये नहीं पता स्टूडेंट्स कि जब a का मान b से बड़ा हो या b का मान a से बड़ा है, कुछ बोला तो है नहीं, तो जब कुछ भी ना बोले तो आप पहली स्थिति वाला दीर्घवृत्त बना लीजिए। पहली स्थिति वाला दीर्घवृत्त मैंने आपको पिछले दिन बताया हुआ था, जब a का मान b से बड़ा होता है, तो मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ था, दीर्घांश x अक्ष में मिलता है, लघुअक्ष y अक्ष में मिलता है, कुछ ऐसा दीर्घवृत्त बनता है। ये प्रथम स्थिति वाला दीर्घवृत्त बना है, केंद्र क्या होता है मूल बिंदु, इस एक से लेकर निर्देशांक a, 0 a' के माइनस a, 0। ये फिगर आपको याद होना चाहिए, मैंने लास्ट दिन बता दिए थे, अब उन्हीं फिगर का मैं यूज कर रहा हूँ। ये b स्टूडेंट्स 0, b और ये कितना 0, -b, और ये ओरिजिन कितना 0, 0। मुझे पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए ये दीर्घवृत्त कितने भागों में बंट रहा है, 4 भागों में। अब आपको पता है कि ये जो दीर्घवृत्त होते हैं x अक्ष के विपरीत सममित होते हैं, y अक्ष के विपरीत सममित होते हैं, मूल बिंदु के विपरीत सममित होते हैं। तो ये सवाल भी बिल्कुल वृत्त जैसा है, क्योंकि दीर्घवृत्त मूल बिंदु के विपरीत सममित होता है, तो अतः इन चारों भागों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे बराबर। तो मुझे चारों भागों के क्षेत्रफल नहीं निकालना है, सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल निकालना, उसमें 4 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इस भाग का क्षेत्रफल निकाले ले रहा हूँ। मैं इसी भाग को चूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये भाग है प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, बाकी सब में माइनस लगाना पड़ेगा फिर आपको। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकाल के 4 का क्या कर देंगे गुणा। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, हम जानते हैं जैसे मैंने पिछले सवाल में लिखी थी, हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त x अक्ष y अक्ष तथा मूल बिंदु के परितः सममित होता है, अतः पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, अब मैं यहाँ पे मेन लाइन लिख रहा हूँ, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर
ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी सममित वाली, 4 गुणा इसी एक भाग का क्षेत्रफल। तो एक भाग लिख लेते ओ ए बी ओ, तो 4 गुणा ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि दीर्घवृत्त x अक्ष y अक्ष तथा मूल बिंदु के परिधि सममित होता है, अतः पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा इसी एक भाग का क्षेत्रफल। और एक भाग का क्षेत्रफल क्या है? ओ ए बी ओ, इसी का क्षेत्रफल लगा लेते हैं। तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं। अच्छा, मैंने आपको बताया अभी अभी दीर्घवृत्त x अक्ष के विपरीत सममित होता है, y अक्ष के विपरीत सममित होता है। यानी कि इस भाग का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है स्टूडेंट्स, तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप लगा के भी निकाल सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा के भी निकाल सकता हूँ। तो सबसे आसान क्या है? वर्टिकल स्ट्रिप लगा लीजिए। फिर से ये वर्टिकल स्ट्रिप लगा लीजिए, जैसे पिछले में बताया था, bx चौड़ाई लंबाई कितनी y। तो आप क्या लिखेंगे? वही लाइन जो मैंने पिछले सवाल में लिखी हुई थी कि हम ओ ए बी ओ के क्षेत्रफल को 36 पट्टियों में बांटेंगे, जिसकी चौड़ाई bx तथा लंबाई क्या होगी y। ये आपको लाइन लिखनी, मैंने पीछे लिख के दिखा दी है। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो बताइए, ये जो एरिया है x अक्ष के ऊपर स्थित है, कहां से कहां स्थित है? यहाँ तक की दूरी कवर कर रहा है, O से A तक की। तो O में x अक्ष के निर्देशांक क्या है? 0। O में x के निर्देशांक 0 और A के निर्देशांक A। आपको चलना क्या है? लेफ्ट टू राइट चलना है। तो ऑरिजिन का मतलब 0, और 0 से कहां तक? A दूरी तक चलना है। तो इसका समाकलन होगा 0 से A। x अक्ष के ऊपर गिरा है तो एरिया का सूत्र क्या लगेगा? y dx। क्या लगेगा? y dx। अब स्टूडेंट्स मेन काम इसमें है y निकालना। y का मान इससे निकालेंगे। तो इस समीकरण से y का मान कैसे निकालेंगे? मैं इसको लिखूंगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो इसके में y का मान निकालना है, मुझे b स्क्वायर का तिरछा गुणा भी करना पड़ेगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू y का मान निकालना पड़ेगा। y का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल लगेगा, तो वर्गमूल लगेगा b स्क्वायर का b, a स्क्वायर का a। तो इनका नहीं मिलेगा तो y का मान आएगा b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स y का मान मैंने निकाला b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको उठा के नहीं आना। तो b अपॉन a कांस्टेंट होगा क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के साथ। और b अपॉन a इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा? अब इसको फिर से हल करना होगा। तो इसको हल कर लेंगे, फिर से वही आंसर आएगा। ये इंटीग्रेशन मैंने पहले भी किया हुआ है पिछले सवाल में, बिल्कुल सेम वही इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करूंगा? 4b अपॉन a और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट कितनी? 0 से a। मैं फिर से स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ? अंदर से 1/2 कॉमन लिए ले रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं। तो 1/2 जब कॉमन लूंगा तो 1/2 से 4 ये कैंसिल होगा, तो बचेगा स्टूडेंट्स 2b अपॉन a। अब क्या करेंगे? सबसे पहले x की से सीमा लगाएंगे a। जब a लगाएंगे तो ये पद 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे a रखेंगे तो स्टूडेंट्स 1/2 निकल चुका है, तो a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 और माइनस लगा के लोअर लिमिट जब आप लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 1/2 निकल चुका है, यहाँ पे 0 रखेंगे, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो आएगा a स्क्वायर साइन इनवर्स 0। बिल्कुल सेम वही स्टेप बन गई जैसे पिछला सवाल था। 2b अपॉन a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन में कितने अंश का मान 1 होता है, तो साइन में कितने अंश का मान 1 होता है? π/2 का। और माइनस साइन इनवर्स 0 का मतलब साइन में कितने अंश का मान 0 होता है? 0। तो 2b अपॉन a गुणा, इसमें गुणा कर लीजिए, 5a स्क्वायर बाई 2
ये 0 हो चुका है, बेकार हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स आंसर आ गया पाई के बी 1 इकाई। तो आपको याद रखना है किसी भी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी, याद कर लीजिए, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या होती है त्रिज्या। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और ऐसे सवाल मैंने आपको बताए हुए हैं, निश्चित समाकलन के चैप्टर में बताए हुए हैं। आज मैं फिर से बताता हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं बताऊंगा। देखिए तीसरा सवाल है, वक्र y बराबर sin x, फिर x अक्ष तथा कोटियों x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई से गिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको sin x का ग्राफ बताया होगा, तो आपको तुरंत sin x का क्या ग्राफ करना होगा, ग्राफ करना होगा। बिना ग्राफ ड्रॉ किए इसमें सवाल नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, वक्र का समीकरण है y बराबर sin x, और y बराबर sin x का ग्राफ लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। और कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई, यानी मुझे पीछे वाले ग्राफ को बनाने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स मुझे जो sin x का ग्राफ बनाना है वो कहां से कहां तक बनाना है, x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई, यानी जो भी ग्राफ sin x का बनेगा वो x अक्ष की धन दिशा में ही बनेगा। 0 से 2 पाई माइनस 2 पाई होता तो पीछे बनाते। तो आपको याद होगा sin x का ग्राफ कुछ ऐसा चलता था, है ना। मैं सिर्फ दाईं तरफ वाला ग्राफ ले रहा हूँ, बाईं तरफ वाला ग्राफ नहीं ले रहा हूँ। कहां से कहां तक चलना है, 0 से 2 पाई तक। आपको पता होगा कि x अक्ष को कई बिंदुओं पर काटता है, a b c d, ये क्या होते थे इसके निर्देशांक पाई कॉमा 0, आपको सब बता चुका हूं मैं। और ये क्या होता था 2 पाई कॉमा 0। अच्छा बताइए इसके निर्देशांक पाई कॉमा 0 है, तो अगर इससे मैं कोई रेखा खींचूंगा तो y इसके समांतर होगी, ये x बराबर पाई हो गया, और ये 2 पाई से खींचूंगा तो ये x बराबर क्या हो गया 2 पाई। तो बताइए मुझे कहां से कहां तक चलना है, 0 से 2 पाई, ये मूल बिंदु 0 है, और 2 पाई कहां है, 2 पाई के बी पॉइंट पर है। तो मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, o से लेके कहां तक, b तक। तो o से b तक का पोर्शन देखिए दो भागों में, एक ये भाग ऊपर और एक ये भाग नीचे। तो बस मुझे इतना एरिया चाहिए sin x का। अच्छा कितने लोग जानते हैं y बराबर sin x मूल बिंदु के परिधि सममित होता है, मैंने पिछले दिन बताया था। इस y बराबर sin x में अगर हम x की जगह माइनस x रखें और y की जगह माइनस y रखें तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ y बराबर sin x मूल बिंदु के परिधि सममित होता है। अतः हर एक पोर्शन का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं क्या करूं, इन दोनों का क्षेत्रफल मुझे निकालने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालूं, उसमें 2 का क्या कर दूं गुणा, 2 ही भाग तो बनता है, तो मुझे पूरे sin x का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक। तो लिखेंगे आप यहाँ पर, हम जानते हैं y बराबर sin x मूल बिंदु के सापेक्ष मूल बिंदु के परिधि क्या होता है, सममित, मूल बिंदु के परिधि सममित होता है। अतः y बराबर sin x का कहां से कहां तक क्षेत्रफल निकालना है, x अक्ष तथा कोटियों x बराबर 0 से कोटियों x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई से घेरे भाग का क्षेत्रफल। तो बताइए 0 से पाई तक कितने भाग बनते हैं, 2, क्योंकि ये मूल बिंदु के परिधि सममित है, तो किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल तो उसमें 2 का क्या करते हैं गुणा, तो 2 गुणा और किस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का नाम क्या होगा OA। यहाँ पे एक पॉइंट और ले लीजिए, OA यहाँ पे मैं P पॉइंट लिए ले रहा हूँ, OAPO, तो 4 2 into
OAPO का क्षेत्रफल। अब मैं इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखिए, ये भाग एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है, तो इसमें कौन सा मेथड लगा लें? वर्टिकल स्ट्रिप लगा लें। इस वर्टिकल स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी दी है, लंबाई कितनी y। तो मैं क्या करूंगा, फिर से लिखूंगा, मुझे किसका क्षेत्रफल निकालना है? OAPO का क्षेत्रफल। तो OAPO के क्षेत्र को किन पट्टियों से? ऊर्ध्वाधर पट्टियों, ऊर्ध्वाधर पट्टियों से विभाजित करने, OAPO के क्षेत्रफल को ऊर्ध्वाधर पट्टियों से रखने पर कुल भाग का क्षेत्रफल, कुल भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना? ये मैं OAPO का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, कितना? O से लेके A तक। तो A के निर्देशांक क्या है स्टूडेंट्स? पाई, और O के 0,0। एक्स अक्ष के ऊपर गिरा हुआ है, तो यहाँ पे x बराबर 0, यहाँ पे x बराबर पाई। तो क्या? पाई 0 से पाई y dx लगेगा। स्टूडेंट्स y का मान इसमें क्या है? sin x। तो क्या बना? 0 से पाई sin x dx। अब sin x का समाकलन क्या होता है? x के सापेक्ष माइनस cos x, और लिमिट कितनी? 0 से पाई। सबसे पहले तो सीमा रखेंगे, तो माइनस cos x की जगह पाई, फिर माइनस लगा के निम्न सीमा, तो माइनस लगा के निम्न सीमा रखेंगे, तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, cos 0। cos पाई का मान स्टूडेंट्स होता है कितना? cos पाई का मान होता है -1, तो -1 जब रखेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और cos 0 कितना? 1, 1 और 1 2। लेकिन स्टूडेंट्स से तो ये इतने पार्ट का एरिया है 2, मुझे तो पूरा चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो जब 2 इसका एरिया है तो 2 इसका भी एरिया होगा, मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे रखते हैं, लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे? एक लाइन में ही लिखेंगे, y बराबर sin x का x अक्ष तथा कोटि x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा इतना, और वो चीज मैंने पहले निकाल ली। ये लाइन आपको फिर से लिखनी होगी। तो 2 गुणा OAPO का क्षेत्रफल कितना है? 2। तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 4 वर्ग। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हो गया। और जब मैंने समाकलन में बताया था तो पहले यहाँ से यहाँ तक चले थे, फिर यहाँ से यहाँ तक चले थे। आज मैंने दूसरे तरीके से भी बता दिया इस सवाल को। ऐसे सवाल स्टूडेंट्स और आता है, साइन x की जगह क्या होता है स्टूडेंट्स? cos x होता है। तो सवाल यही रहेगा, बस मैं वक्र बदल दे रहा हूँ। अब की बात पूरी लाइन में मैं नहीं लिखूंगा, आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ये y बराबर क्या हो गया? cos x। सेम है सवाल। तो अब मुझे y बराबर cos x का ग्राफ बनाना होगा। कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई तक। देखिए cos x का ग्राफ मैं यहां बना दे रहा हूं। x मुझे पीछे वाला नहीं बनाना है ग्राफ, 0 से 2 पाई तक का ही बनाना है बस। तो मैं बना दे रहा हूं, cos x का ग्राफ ऐसे शुरू होता है, बस इतने में बच जाएगा, बस मुझे इतनी पार्ट की जरूरत है। तो मैंने आपको अगर cos x का ग्राफ बताया हुआ है, ध्यान दीजिए ये x एक्सिस में कुछ पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट कितना होता है? π/2। इससे रेखा निकालेंगे तो a के निर्देशांक क्या होंगे? π/2, 0। b के 3π/2, 0। b के स्टूडेंट क्या होते हैं? 3π/2, 0। और c के कितने होते हैं? 5π/2, 0। मुझे कहां से कहां तक चलना है? 0 से 2 पाई तक। अब बताइए इसमें अभी 2 पाई दिख नहीं रहा, 2 पाई कहां होता है? इस ग्राफ के बीचों बीच यहाँ 2 पाई होता है, मैंने आपको पिछले दिन बताया हुआ था। तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट हो गया 2 पाई, 0। इसको मैंने p पॉइंट मान लिया। तो बताइए मुझे 0 से 2 पाई तक का ग्राफ चाहिए। तो ये देखिए पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन और ये तीसरा पोर्शन। ये आ रहा है पूरा 0 से कहां तक? 2 पाई तक का ग्राफ है। किसका? y बराबर cos x का। ये ग्राफ किसका स्टूडेंट्स? अगर मैं b से लाइन निकालूं तो ये लंबवत रेखा जाएगी, ये भी लंबवत रेखा जाएगी, और ये तो लंबवत रेखा है ही x अक्ष के लंबवत। अब ये किसका ग्राफ है? y बराबर cos x का।
तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो y बराबर cos x का ग्राफ है वो मूल बिंदु के परिता सममित नहीं है। y बराबर cos x का ग्राफ किसके परिता सममित है? y x के परिता। इसमें अगर x की जगह माइनस x रखेंगे तो इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो y बराबर cos x का ग्राफ है वो मूल बिंदु के परिता सममित नहीं है, तो अब आपको किसी एक पोर्शन का क्षेत्रफल नहीं निकालना। अब आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्लस इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्लस इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, y बराबर cos x का x अक्ष तथा कोटियां क्या है? x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई से घिरे भाग का क्षेत्रफल। आपको फिगर बना लेना है, फिर आप इतनी लाइन में लिखिए या कर लिखिए। तो बताइए पहला पोर्शन कहां बन रहा है? x अक्ष के ऊपर। तो x अक्ष के ऊपर बन रहा है तो इसमें वर्टिकल स्ट्रिप लगा दें। ये वर्टिकल स्ट्रिप लगा दें dx और y। ये x अक्ष के नीचे बन रहा है, नीचे बने चाहे ऊपर बने, वर्टिकल स्ट्रिप लगा दीजिए। ये वर्टिकल स्ट्रिप, इसकी चौड़ाई कितनी? dx, लंबाई कितनी? y। ये पोर्शन भी देखिए x अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसमें भी क्या लगा दी? वर्टिकल स्ट्रिप, चौड़ाई dx, लंबाई y। तो अब मैं क्या करूंगा? इस भाग का क्षेत्रफल प्लस इस भाग का क्षेत्रफल प्लस इस भाग का क्षेत्रफल। देखिए वर्टिकल स्ट्रिप लगाया और x अक्ष के ऊपर स्थित है, तो एरिया क्या लगेगा? y dx लगेगा। अब ये कहां से कहां तक का एरिया घेर रहा है? x। ये वो पॉइंट क्या है? 0, 0, यानी ये 0 से कहां तक चल रहा है? एक निर्देशांक लेके π/2, 0। x अक्ष के निर्देशांक कितने? π/2। तो स्टूडेंट चल रहा है 0 से π/2 और x अक्ष के ऊपर स्थित है, तो y dx लगाइए प्लस। अब देखिए ये भी तो x अक्ष को घेर रहा है लेकिन नीचे घेर रहा है, तो इसमें आप मॉड लगाइए। मैं आप पहले बता देता हूं कि वर्टिकल स्ट्रिप मेथड का प्रयोग करेंगे और कोई क्षेत्रफल x अक्ष के नीचे स्थित है तो पूरा इंटीग्रेशन मॉड के, मतलब इंटीग्रेशन को मॉड के अंदर करेंगे। तो मॉड लगा दिया और इसमें भी कौन सा एरिया लगेगा? y dx। लेकिन कहां से कहां चल रहा है? a से b। a के निर्देशांक x अक्ष के π/2 और इसके 3π/2, तो π/2 से 3π/2 y dx प्लस अगला एरिया देखिए x अक्ष के ऊपर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड के अंदर नहीं लिखने की जरूरत है, फिर भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है। तो बताइए ये एरिया कहां से कहां चल रहा है? 3π/2 से 2π तक। तो इंटीग्रेशन 3π/2 से 2π तक और वर्टिकल स्ट्रिप लगाई है तो एरिया क्या लगेगा? y dx लगेगा। अब y की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? cos x। तो y की जगह क्या रखेंगे? cos x dx। अब ये मॉड तभी हटेगा जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। मॉड आप नहीं ब्रेक करेंगे, तो π/2 से 3π/2 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 3π/2 से 2π cos x dx। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फिगर मैं साफ कर दे रहा हूं, आप बस सिर्फ कैलकुलेशन बाकी इस क्वेश्चन में। तो ये स्टूडेंट्स कैसे होगा? सब कोई जानता है cos x का x के सापेक्ष समाकलन sin x होता है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं sin x, लिमिट कितनी? 0 से π/2 प्लस मॉड के अंदर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x, लेकिन लिमिट कितनी? अब लिमिट लगेगी π/2 से 3π/2 तक। ये मॉड तभी हटेगा जब ये पूरा सॉल्व होगा, ध्यान रखेंगे। प्लस यहाँ पे बताइए sin x समाकलन और लिमिट कितनी? 3π/2 से 2π तक। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट कितनी है? π/2, तो sin π/2 माइनस फिर लोअर लिमिट x की 0, sin 0 प्लस मॉड के अंदर सबसे पहले अपर लिमिट 3π/2, sin 3π/2 माइनस sin लोअर लिमिट π/2 प्लस मॉड इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अपर लिमिट कितनी? sin 2π, x की जगह 2π माइनस लोअर लिमिट 3π/2 sin 90 डिग्री। π/2 रेडियन में कितने
प्लेन्स होते हैं ना प्लेन्स, तो साइन ऑफ प्लेन्स का मान 1 माइनस साइन 0 का मान 0 प्लस अब आपको स्टूडेंट्स निकालना है साइन 270 अंश का मान। आपको निकालना है 3 पाई बाई 2 को बोलते हैं साइन 270 अंश। स्टूडेंट साइन 270 अंश का मान होगा 0 और साइन पाई बाई 2 का मान 1। साइन 2 पाई का मान स्टूडेंट्स 0 और यहाँ पर साइन 3 पाई बाई 2 का मान निकालेंगे साइन 180 प्लस 90 तो माइनस का साइन 90। सॉरी स्टूडेंट साइन 3 पाई बाई 2 का मान -1 होता है। यहाँ पर भी साइन 3 पाई बाई 2 का मान -1 रखेंगे तो स्टूडेंट्स +1 आ जाएगा। तो क्या आएगा 1 में 0 गया 1, ये -1 और -1 -2 का मॉड +2 और प्लस 0 + 1 का मॉड 0 + 1 ये मॉड में नहीं स्टूडेंट्स ब्रैकेट में 0 + 1 का मतलब 1। तो स्टूडेंट्स सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा। तो स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर 4 वर्ग इकाई आ गया। तो स्टूडेंट्स आइए अगले सवाल में चलते हैं। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परवलय y² बराबर 4ax तथा इसके नाभिलंब से मेरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन किस विधि से? निश्चित समाकलन की विधि से। तो बताइए अपनी बात स्टूडेंट्स, परवलय कौन सा है? परवलय का समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाभिलंब जीवा भी लिख देता है। तो परवलय का समीकरण है y² बराबर 4ax। मैंने आपको पिछले दिन y² बराबर 4ax का ग्राफ बताया होगा। y² बराबर 4ax परवलय कैसा होता है? शीर्ष क्या होते हैं? मूल बिंदु होते हैं और x अक्ष की धन दिशा में खुलता है। तो जैसा होता है y² बराबर 4ax और ये जो परवलय होता है x अक्ष के परिता क्या होता है सामने। अब देखिए ये तो y² बराबर 4ax है, लेकिन इसका मुझे क्या चाहिए? नाभिलंब। नाम से समझ में आ रहा है नाभिलंब का मतलब नाभि पे लंब गिराना है। तो पहले मुझे इसकी नाभि ढूंढनी होगी। तो स्टूडेंट्स ये परवलय x अक्ष की धन दिशा की ओर खुला है तो इसकी नाभि कितनी होगी? धन दिशा में ही होगी। तो x अक्ष की धन दिशा में ये पॉइंट ले लिया s, इसकी नाभि। तो इसकी नाभि क्या होती है? 1,0। इस नाभि पे लंब गिराना है, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो ये जो लाइन बनी LS ये हो गया क्या? नाभिलंब। और नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है? 4a। 2a ऊपर 2a नीचे। ऊपर 2a पॉजिटिव रहेगा, नीचे 2a नेगेटिव रहेगा। अब बताइए ये जो परवलय बन रहा है ये कहां से कहां बन रहा है? देखिए ये परवलय y² बराबर 4ax है और इसका नाभिलंब ये है। तो बताइए इस परवलय और नाभिलंब के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है? एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन। मुझे इन दोनों पोर्शन के क्या निकालने हैं? क्षेत्रफल। लेकिन हमको पता है ये जो परवलय है वो x अक्ष के परिता क्या है? सममित। यानी जितना ऊपर वाले पोर्शन का क्षेत्रफल होगा उतना ही नीचे वाले पोर्शन का क्षेत्रफल होगा। तो किसी एक पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 का क्या कर देंगे? गुणा। अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? हम जानते हैं ये पॉजिटिव दिशा में लिखेंगे। हम जानते हैं कि परवलय y² बराबर 4ax x अक्ष के परिता सममित होता है। x अक्ष के परिता सममित होता है। अतः ये जो पूरा भाग घेर रहा है इसके 2 पोर्शन बनना है, ऊपर और नीचे। जितना ऊपर वाले पोर्शन का एरिया होगा उतना ही नीचे वाले पोर्शन का एरिया होगा। अतः पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऊपर से नीचे तक, आप शॉर्ट लैंग्वेज में भी लिख लीजिए, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 गुणा 2 एरिया है ना, ऊपर नीचे दोनों का एरिया बराबर होगा। x अक्ष के परिता सममित है, x अक्ष को अगर दर्पण माने तो ये और ये एरिया आपस में क्या है? बराबर।
तो किसी एक एरिया को निकाल के 2 से गुणा कर दे, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 2 इंटू, तो इसका नाम क्या हो गया, ये O पॉइंट है स्टूडेंट 40,0, इसको नाम दे दे रहे हैं A, O A L O, तो 2 गुणा O A L O का क्षेत्रफल। मैं ऊपर वाला ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब प्रथम चतुर्थांश में मिल रहा है, इससे में कोई समस्या नहीं होने वाली। नीचे वाला लोग तो मॉड लगाना पड़ेगा, नेगेटिव आएगा, इस वजह से कह रहा हूँ। तो देखिए ये जो क्षेत्रफल है O A L O, ये x अक्ष के ऊपर स्थित है, तो इसमें कौन सा मेथड लगाएं, वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप लगा दी, इस स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी, dx, लंबाई कितनी, y, तो इंटीग्रेशन क्या लगेगा, y dx, एरिया का फार्मूला क्या लगेगा, y dx, लेकिन कितनी लिमिट के साथ, O से A तक चल रहा है x अक्ष में, तो O में x अक्ष के निर्देशांक 0 और A में स्टूडेंट्स की s है, तो यहाँ पे मैं O x L O लिख दे रहा हूँ, और h के x अक्ष के निर्देशांक कितने, A, तो 2 इंटीग्रेशन 0 से A y dx। अब मुझे क्या करना होगा, y की वैल्यू निकालनी होगी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, √4ax, तो मैं लिख दे रहा हूँ √4ax dx, और ये लगा स्टूडेंट्स गुणा में, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 का वर्गमूल 2, और रूट a कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या लिखूं, 1 तो पहले से था, इस 4 का वर्गमूल 2 और a का वर्गमूल कांस्टेंट है, तो रूट a लिख दिया, और 0 से a इंटीग्रेशन, और ये बचेगा √x, और √x को कितना लिखेंगे, x की पावर 1/2 dx। अब इसका समाकलन कैसे होगा, x की पावर n से, तो x की पावर n dx क्या होता था, इसका गुणा कर लिया 4 √a, x की पावर n dx का सूत्र होता था x की पावर n + 1, तो x की पावर n की जगह कितना, 1/2, 1/2 + 1 का मतलब 3/2, अपॉन में भी कितना, n + 1, तो जब 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, और लिमिट 0 से a। अब स्टूडेंट्स आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना था, 4√a इंटू, ये पलट के हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/3, और 2/3 को आप बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, तो 2/3, अब कितना बचा, x की पावर 3/2, और पूरी लिमिट कितनी है, 0 से a, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 × 2 8/3 √a, लिमिट लगाइए x की उच्च सीमा a की पावर 3/2 माइनस x की जगह 0, 0 की पावर 3/2 का मतलब 0, 8/3 इंटू, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2, और a की पावर 3/2 में 0 माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो बचेगा a की पावर 3/2, तो 8/3, ये आधार बराबर है, तो गुणा में घाते जुड़ेंगे, a की पावर 1/2 से 3/2 जोड़ेंगे 2 आएगा स्टूडेंट, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 8/3 a² वर्ग इकाई। ये कंपटीशन में काफी पूछ दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग पर आधारित क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए हैं स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर पर आधारित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू। Welcome student, welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution, class 12, and we are now on the chapter origin of life. After the chapter origin of life, and the chapter is organic evolution. मैंने वहाँ पर आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में एविडेंसेस के बारे में कि क्या क्या एविडेंसेस थे जो ये प्रूफ करते थे कि एवोल्यूशन हुआ है। तो इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको होमोलॉजी और एनालॉजी के बारे में बताया था। आज बात करेंगे हम एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन की, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 1 या 2 नंबर का 3 नंबर का मैक्सिमम बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें। एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि जो अवशेषी अंग होते हैं उससे हमें कैसे प्रमाण मिलता है कि इवोल्यूशन हुआ है। वेस्टिजियल ऑर्गन को हम अवशेषी अंग कहते हैं। क्या होते हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन, तो इंग्लिश में इसको पहले बताऊंगा। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स इज अ टाइप ऑफ ऑर्गन्स
विच आर फाउंड इन आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर्स में पाए जाते थे, हमारे पूर्वजों में पाए जाते थे, और ये अंग उन पूर्वजों में विकसित थे। कैसे थे? वहाँ पर ये विकसित थे, परंतु धीरे धीरे जब ऐसे अंगों का उपयोग कम हुआ, किसी कारणवश जब ऐसे अंगों का उपयोग कम हुआ, तो ये धीरे धीरे क्या हुए, ये अंग हमारे शरीर से धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। धीरे धीरे क्या होने लगे? ये विलुप्त होने लगे, और विलुप्त होते होते, क्योंकि इनका कोई काम नहीं था, इसलिए ये क्या होने लगे, ये विलुप्त होने लगे और विलुप्त होने की कगार पर आ गए। और आज क्या होता है कि आज उनके रिमिनेंट्स पाए जाते हैं, उनके अवशेष हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं। देखिए, वेस्टिजियल ऑर्गन वेस्ट से वेस्टिजियल बना हुआ है। किससे बना? वेस्ट से। जिस चीज़ का कोई उपयोग नहीं होता उसको हम वेस्ट कहते हैं ना, तो उसी वेस्ट से वेस्टिजियल बना हुआ है। ठीक है, तो वेस्ट से क्या बना है? वेस्टिजियल बना है। ये ऐसे अंग होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं। These are a types of organs which are well developed in the ancestors, but now they cannot be developed in our body and its remnants are found in our body. Such type of organs is called vestigial organ. ठीक है, तो ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं जो हमारे पूर्वजों में पूर्ण रूप से विकसित थे, और पूर्वजों में पूर्ण रूप से विकसित होने की वजह से ये वहाँ पर काम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके काम की वैल्यू जब कम होने लगी तो इन अंगों ने भी अपना विकास करना बंद कर दिया, और आज ये हमारे शरीर के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि एक रिमिनेंस के रूप में, अवशेष के रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, व्हेल एंड स्नेक। व्हेल मछली जो होती है, व्हेल एक्चुअली में एक मछली नहीं होती, फिश में नहीं आती, ये स्पीसीज में नहीं रखते हैं व्हेल को। व्हेल को मैमल्स में रखते हैं। क्यों? क्योंकि व्हेल को मैमल्स में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, इसलिए व्हेल जो होती है वो क्या है? मैमल है। ठीक है, याद रखिएगा। और स्नैक क्या है? रेप्टाइल्स है। तो यहाँ पर मैं इसका एग्जाम्पल आपको ये बताऊँगा कि जो स्नैक्स होते हैं ना, जो सांप होते हैं, इनके जो जो सबसे पहले जब सांप का विकास हुआ होगा तो सांप की टांगें पाई जाती थी, बहुत सारे उनके लेग्स पाए जाते थे। ठीक है, तो बहुत सारे उनके लेग्स पाए जाते थे। और इस तरीके से व्हेल में क्या था? देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग हम लोग मतलब टेट्राडेक्टाइल में आते हैं। हम लोगों के 4 पैर पाए जाते हैं। 4 पैर का मतलब ये होता है, ये हमारे 4 लिम्ब होते हैं, और नीचे वाले जो पैर हैं उनको हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। 4 लिम्ब किस बोन से जुड़े होते हैं? पेक्टोरल गर्डिल से जुड़े होते हैं, और जो हिंड लिम्ब होते हैं वो हमारे पेल्विक गर्डिल से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हेल और स्नैक होते हैं। स्नैक में सारे स्नैक नहीं होते, कुछ स्नैक होते हैं, जैसे पाइथन और बोआ। पाइथन और बोआ जो होते हैं, ये 2 सांप ऐसे होते हैं, इनमें पेल्विक गर्डिल के अवशेष पाए जाते हैं, रिमिनेंट्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से व्हेल में भी पेल्विक गर्डिल के जो है वो अवशेष पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, व्हेल में भी पेल्विक गर्डिल के अवशेष पाए जाते हैं, और स्नैक में भी पेल्विक गर्डिल से अवशेष पाए जाते हैं। तो हम इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हेल और स्नैक जैसे जंतुओं का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? वो चतुष्पदगमन वाले जंतुओं से हुआ है, 4 पैर से चलने वाले जंतुओं से हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेल में क्या पाया जाता है? व्हेल में भी आप याद रखिएगा, आपकी पेल्विक गर्डिल के अवशेष पाए जाते हैं। और स्नैक कौन सा? पाइथन और बोआ स्नैक होता है। ये 2 स्नैक ही ऐसे हैं जिनमें क्या पाया जाता है? जिसमें पेल्विक गर्डिल के क्या पाए जाते हैं? अवशेष पाए जाते हैं, रिमिनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या होगा? देखिए, एक्चुअली में ऐसा हुआ करता था, पहले जो सांप होते थे उनके बहुत सारे पैर हुआ करते थे। ठीक है, केवल 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब भी नहीं, अदर स्नैक की बात करें तो उनके बहुत सारे पैर हुआ करते थे। तो जब ये चलते थे, भागते थे, जब इनको दौड़ने की ज़रूरत पड़ती तो ये पैर आपस में फंस जाते थे, जिसकी वजह से ये दौड़ने में सहायक नहीं हुए। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? ऐसे सांपों ने रेंगना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये रेंगना स्टार्ट कर दिया तो उनके जो पैर थे
इस तरीके से रेंगना स्टार्ट कर दिया तो उनके जो पैर थे वो सारे विलुप्त हो गए, जितने भी पैर थे वो सब क्या हो गए, विलुप्त हो गए। और आज ये रेंगने के मतलब जो आज इनको रेप्टाइल्स में रखा गया है इसीलिए क्योंकि इनके पास रेंगने की एबिलिटी होती है। तो याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर कुछ स्नेक, पाइथन और बोआस जैसे होते हैं, इनमें पेल्विक गर्डल के क्या पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं, इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सटर्नल ईयर इन वेल। जो वेल होता है, वेल मैमल्स है, मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर के रिमिनेंट्स पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं और अवशेष पाए जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं ये क्या साउंड वेव्स को एक्सेप्ट करते हैं और इंटरनल ईयर को प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि वेल में अब जलीय जीवन हो गया है, एक्वेटिक लाइफ हो गई है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए ऑर्गन्स क्या हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गए। तो एक्सटर्नल ईयर इन वेल क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तीसरी बात करेंगे हम विंग्स ऑफ बर्ड की। किसकी, विंग्स ऑफ बर्ड की। आपको पता है कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, उड़ नहीं पाते क्योंकि उनका शरीर काफ़ी भारी हो गया होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो है जिसे हम हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं और आपको पता है कि इसका जो है होता है वो लार्जेस्ट सेल के फॉर्म में होता है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच होती है, ऑस्ट्रिच एग को लार्जेस्ट सेल कहते हैं। जो शुतुरमुर्ग होता है ये फ्लाइटलेस बर्ड में आते हैं, ये उड़ नहीं पाते क्योंकि इनका शरीर काफ़ी भारी हो गया होता है। धीरे धीरे इन्होंने क्या, जैसे जैसे इनका शरीर भारी होता गया इन्होंने इनके पास जो उड़ने की क्षमता थी वो कम हो गई और दौड़ने की क्षमता इनकी बढ़ गई। तो अब इनके विंग्स जो है ये धीरे धीरे इनका लोप हो रहा है और आने वाली जनरेशन में ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये प्रमाण मिलता है, ठीक है, कि जो कहने का मतलब है जिस अंग का हम उपयोग कम करेंगे वो धीरे धीरे आगे चल के क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा कि ह्यूमंस में 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, 100 से भी ज़्यादा अवशेषी अंग पाए जाते हैं। बट यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, 6 एग्जाम्पल लिखे, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि ह्यूमंस में कितने 100 से भी अधिक वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमंस में वेस्टिजियल ऑर्गन। सबसे पहले है प्लीका सेम्युलिनेरिस। प्लीका सेम्युलिनेरिस, नाम याद कर लीजिए इसका, प्लीका सेम्युलिनेरिस, प्लीका सेम्युलिनेरिस। प्लीका सेम्युलिनेरिस एक्चुअली में है क्या, ये इसको हम नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन। नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो है एक्चुअली में देखिए नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, पहले तो ये समझिए नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है ये आँखों के सामने, ये इस तरीके से आईज होती है, ठीक है, तो इस तरीके से आईज है, तो ये आँखें जो होती है इनके ऊपर एक लेयर होती है, इसी को हम नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए आप, ये नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, आँखों के ऊपर एक पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है ये जो है रेप्टाइल्स में पाई जाती है, क्योंकि रेप्टाइल्स में जैसे फ्रॉग में पाई जाती है, फ्रॉग में ये नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक्चुअली में टोटली ट्रांसपेरेंट होती है। ये कैसी होती है, टोटली ट्रांसपेरेंट होती है। और जैसे ये मेढक को कीचड़ में चलने, जब वो चलता है तो उसमें सहायता करती है, कहने का मतलब चलने में सहायता नहीं, मतलब चलते समय उसको देखने में सहायता करती है। उसके आगे जो कीचड़ होता है वो डायरेक्ट उसकी आई से टच नहीं हो पाता है क्योंकि आगे नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी ह्यूमंस को छोड़कर जितने भी वर्टिब्रेट हैं मोस्टली सारे वर्टिब्रेट में नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। ह्यूमंस में उसके रिमिनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, अवशेष पाए जाते हैं क्योंकि उसका उपयोग हो गया है, ख़त्म। यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, अब जैसे अगर डॉग की बात करें तो डॉग में भी नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। और याद रखिएगा, डॉग की जो नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो रात में जो है वो चमकती है, आप उसको टॉर्च दिखाओगे तो वापस रोशनी फेंकेगी, वापस आपको दिखाई पड़ेगी। किस वजह से, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन की वजह से।
तो ये नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन का कार्य क्या था? नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन ये था कि ये जो है आंखों को कीचड़ से बचाने का काम करती थी, क्योंकि आपको पता है फ्रॉग जो है कीचड़ में रहता है और तालाब में गंदे पानी में तैरता है। तो कहने का मतलब है कि गंदगी उसके डायरेक्ट आँख के कांटेक्ट में ना आ जाए, इसलिए वहाँ पर नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ। बट ह्यूमंस में क्या हुआ? ह्यूमंस में क्योंकि उनकी लाइफ तो एक्वेटिक लाइफ रही नहीं, ठीक है, और एक्वेटिक लाइफ नहीं रहने से ही यही नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन सिमट करके यहाँ पर एक सफ़ेद सा स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पर देखिएगा, अपनी आंखों के किनारे आपको दिखाई पड़ेगा, एक सफ़ेद सा स्ट्रक्चर बनाती है। इसी सफ़ेद स्ट्रक्चर को हम प्लाइका सेमिलुनेरिस कहते हैं। इसी सफ़ेद स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लाइका सेमिलुनेरिस कहते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरी आँख को कवर करती है। तो अब तो फंक्शन रहा नहीं, तो ख़त्म होकर यहाँ सिमट करके आ गई है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्लाइका सेमिलुनेरिस जो है ये नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, जो कि ह्यूमंस में रिमिनेंट्स हो गई है, अवशेषी अंग के रूप में अब ये पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना अर्थात कर्ण पल्लव की पेशियाँ। याद रखिएगा, पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्ण पल्लव जो होते हैं, यानी कि ईयर पिन्ना जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। ये जो ईयर पिन्ना क्या होते हैं? जो कान के बाहर निकला हुआ पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ईयर पिन्ना, ठीक है। और ईयर पिन्ना वेस्टिजियल नहीं होते, लेकिन इनकी जो मसल्स होती हैं वो वेस्टिजियल होती हैं। वो क्या होती हैं? वेस्टिजियल होती है। तो ह्यूमंस में ईयर पिन्ना वेस्टिजियल नहीं होता, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना वेस्टिजियल होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ईयर पिन्ना बोलेगा वेस्टिजियल, अगर ऑप्शन दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन, उसमें लिख दिया उसने ईयर पिन्ना, तो ईयर पिन्ना इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, कान में पाई जाने वाली जो पेशियाँ होती हैं, ईयर पिन्ना की जो पेशियाँ होती हैं वो हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। अब देखिए क्यों वेस्टिजियल ऑर्गन, आपको पता है, आपने और अदर एनिमल्स को देखा होगा, ह्यूमंस को छोड़ करके। जैसे अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट क्या करता है? अपने कानों को हिला सकता है, ठीक है। ह्यूमंस अपने कान को नहीं हिला सकता, वो आगे पीछे इस तरीके से कान को नहीं कर सकता, ठीक है। अब जैसे गाय भैंस वगैरह ये भी अपने कान को आगे पीछे कर सकती, बट ह्यूमंस नहीं कर सकता ऐसे कान को अपने आगे पीछे, क्योंकि उसके पास जो कहने का मतलब है, देखिए वहाँ पर क्या था, जो काउज वगैरह है उनके हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब वो इंगेज है, हमारे ये हाइंड लिम्ब फ्री हो गए अदर काम करने के लिए। तो ये मतलब अगर कोई मक्खी वगैरह आके बैठती है, हमें परेशान करती है, तो हम हाथ से उसको हटा सकते हैं ना। अब उनमें क्या सिस्टम है, अगर उनके कान पे मक्खी बैठी तो वो अपने कान की मसल्स को हिला करके उस मक्खी को हटाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब तो हम लोगों के, क्योंकि हाइंड लिम्ब फ्री हो गए अदर काम करने के लिए, तो ये जो है अब इनका उपयोग नहीं रहा, एयर मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना का उपयोग नहीं रहा, जिसकी वजह से ये क्या हो गई है? अब वेस्टिजियल हो गई है। तो याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट आते हैं हेयर्स। आपको पता है बहुत से जंतुओं में जो है बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हम बियर की बात करें, भालू की, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें हेयर्स पाए जाते हैं उसकी बॉडी में। और हेयर्स का फंक्शन क्या होता है? ये थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन करते हैं, अर्थात हमारे शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने की, हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखने की क्षमता होती है हेयर्स में। ये हेयर्स क्या होते हैं? टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं वातावरण के अनुसार। बट अब ह्यूमंस ने अपनी लाइफ अलग जो है, ह्यूमंस ने अपने मकान बना लिए और एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को ढालना सीख लिया, जिसकी वजह से ह्यूमंस में हेयर्स का जो रोल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और आगे आने वाले समय में ये हेयर्स जो है बिल्कुल ह्यूमन की बॉडी पे दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो याद रखिएगा हेयर्स भी क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। चौथा जो वेस्टिजियल ऑर्गन है उसे बोलते हैं टेल वर्टिब्री। टेल वर्टिब्री, देखिए आपको टेल वर्टिब्री क्या होती है? जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ से लेकर के और ये जो रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। और रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम टेल वर्टिब्री कहते हैं, ठीक है। जिन जंतुओं के टेल पाई जाती है उन्हीं की यही जो टेल वर्टिब्री है वो आगे चल के बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से वो टेल का फंक्शन करने लगती है, ठीक है। तो टेल वर्टिब्री, देखिए टेल वर्टिब्री अभी भी ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है, और कुछ ह्यूमन बींग्स में होता भी 100 में से एक आध लोग ऐसे होते हैं जिनके पीछे से पूंछ निकल आती है। तो कहने का मतलब ये है टेल वर्टिब्री अब क्या हो गई है? वेस्टिजियल ऑर्गन हो गई है, क्योंकि टेल का हमारे शरीर में उपयोग नहीं रहा होगा। और हमें इससे ये प्रमाण मिलता है
कि हमारा जो विकास है वो पूंछ युक्त जैसे जंतुओं से हुआ है, ये एविडेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो टेल वर्टिब्री जिसे हम कॉक्सी कहते हैं, याद रखिएगा। लास्ट पार्ट जो होता है ना वर्टिब्रल कॉलम का, जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, उसको कॉक्सी कहते हैं। इस तरीके से ये बोन होती है हड्डी, इस तरीके से ये जो है इस तरीके से बोन होती है, और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड रहते हैं। आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो टेल की वर्टिब्री जो होती है, वेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये वर्टिब्री जो अंदर की तरफ पूरी शिफ्ट कर जाती है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड के जो तार होते हैं ना, यहाँ पर ये इस पर इंटरफेयर करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसको कॉक्सियल पेन कहते हैं। जो कमर का दर्द होता है ना, कॉक्सियल पेन, उसको कॉक्सियल पेन कहते हैं। वो किस वजह से होता है पता है? वो इस वजह से होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड जो धागे गए हैं, जो मैसेज भेजते हैं ना, वो उसको दबाने लगती है, इसकी वजह से वहाँ पे पेन। ठीक है, तो ये टेल वर्टिब्री क्या होती है? टेल वर्टिब्री भी हमारी क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके बाद बात करेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स देखिए ये क्या है? ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा बताइए, अगर याद हो आपको, मैंने पढ़ाया भी था। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन को सीकम, कोलून और रेक्टम में डिवाइड करते हैं। तो जो सीकम वाला पार्ट होता है ना, इस तरीके से जो सीकम वाला पार्ट होता है, इस सीकम वाले पार्ट से यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, उनके सीकम का हिस्सा होता है। ठीक है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का क्या रोल था? देखिए जितने भी जंतु पाए जाते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जैसे गाय भैंस में, वहाँ पर क्या होता है? इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में क्या पाया जाता है? सिम्बायोटिक एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसे ट्राइकोनिम्फा कहते हैं, और यही ट्राइकोनिम्फा जो है सेलुलोज का डाइजेशन करने के काम में सहायता करता है। लेकिन अब ह्यूमंस में इसका उपयोग, क्योंकि ह्यूमंस ने डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दिया, तो इसका उपयोग खत्म हो गया। तो अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पड़ा हुआ है हमारी बॉडी में। अभी वेस्टिजियस का कोई उपयोग नहीं होता। क्या कभी कभी क्या होता है कि फूड पार्टिकल इंटेस्टाइन में ना जाके इसमें आ जाते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में आगे यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्गन ग्रोथ करता है। और ग्रोथ करने से क्या होता है? ये इस तरफ से इस तरफ होता है, इस तरफ ग्रोथ करता है ये, और ग्रोथ करने से ये बाहर की तरफ प्रेशर मारता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? जिसकी वजह से हमें अपेंडिक्स का दर्द होता है, अपेंडिक्स का पेन होता है। वर्ड सेकंड पेन जो है उसको अपेंडिक्स को बोलते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा पेन जो होता है, जो सबसे बड़ा दर्द है, वो है लेबर बर्थ, उसका दर्द है। और दुनिया का जो दूसरे नंबर पर जो दर्द आता है वो किसका आता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का दर्द। इसका दर्द बहुत खतरनाक होता है, कि ऐसा ऑर्गन अंदर की तरफ से बाहर धकेलता है, क्योंकि इसका साइज बढ़ गया होता है। तो डॉक्टर इसकी सर्जरी करके क्या करता है? इसको निकाल देता है, तो ये सही काम करने लगता है। तो ये क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ऑल्सो आया वेस्टिजियल ऑर्गन इन आवर बॉडी। नेक्स्ट इज विजडम टीथ। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? विजडम टीथ, जिसे हम बोलते हैं अक्ल दाढ़। ये जो अक्ल दाढ़ होती है 23 साल के बाद आती है, इसका हमारे शरीर में कोई उपयोग ही नहीं रह जाता है, और ये बाकी जबकि ये जो है आगे चल के हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, क्योंकि हमारे डायस्टमा का ये स्पेस घेर लेती है और फिर आगे चल के हमको ये प्रॉब्लम करती है। इसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई उपयोग हमारे शरीर में नहीं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल ओवर टुडे अबाउट द वेस्टिजियल ऑर्गन। लिसन and watch the video again and again to understand the topic properly. Thank you. Hello students, good morning. कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों आज मैं गद्यखंड से भाषा और आधुनिकता नामक निबंध आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक में संकलित गद्यखंड के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता नामक पाठ निकालकर उसकी व्याख्या को मेरे साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं पाठ के विषय में बताना चाहूँगी कि भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। यह निबंध लिखा
निबंध में लेखक ने भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से क्या दिया है, बल दिया है। उनका मानना है कि भाषा क्या है, परिवर्तनशील होती है, उसमें नए भाव, नए मुहावरे, नई परंपराएं, नई शब्दावली, सहजता आती रहती है। भाषा में इन सब के प्रयोग से ही क्या आती है, व्यावहारिकता आती है, जो अंततः भाषा को आधुनिकता प्रदान करती है। तो बच्चों पढ़ते हैं, किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर मांग ने कहा होगा। रमणीयता का अर्थ होता है बच्चों सुंदरता। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य मन होता है सदैव नूतनता की होता है, नवीनता की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र में यदि हम सुंदरता लाना चाहते हैं तो उसमें हमेशा क्या लाना पड़ता है, नवीनता लाना पड़ता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर संस्कृत के कवि माघ ने कहा, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतया। क्षण क्षण में जो उत्पन्न हो वही रूप सुंदर होता है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित, अन्योनाश्रित का मतलब होता है बच्चों एक दूसरे पर आश्रित। रमणीयता का अर्थ बताया मैंने आपको सुंदरता, और नूतनता का नवीनता। सुंदरता और नवीनता एक दूसरे पर आश्रित है। रमणीयता के अभाव में, सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज हमारे द्वारा क्या नहीं होती, मान्य नहीं होती। हम छोटी से छोटी चीज भी जब खरीदने जाते हैं तो हम उसकी सुंदरता पर क्या देते हैं, बल देते हैं। नित्य नूतनता भी इसी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। सर्जक माने होता है सृजन करने वाला। नूतनता जो होती है वो सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं। चीज अगर क्या ना हो, नहीं ना हो, तो जनता भी उसे स्वीकार नहीं करती और समाज भी उसे स्वीकार नहीं करता। आपसे कहा जाए कि आप नई कोई भी चीज खरीद रहे हो और उसके बदले आपको पुरानी चीज दी जाए तो आप उसे स्वीकार नहीं करते। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज। ये सड़ी गली मान्यताएं क्या होती हैं? वो मान्यताएं जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं और एक निम्न सोच का उदाहरण होता है, होती है, उन्हें बच्चों कहा जाता है सड़ी गली मान्यता। भारतीय समाज अनेक प्रकार की सड़ी गली मान्यताओं से सदैव युक्त रहा। जैसे एक समय माना जाता था कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर शिक्षा का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि जो होती है वो पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। पर वैज्ञानिक तथ्यों से ये पता चला कि ऐसा नहीं है। परिणाम स्वरूप लोगों ने इस सड़ी गली मान्यता को क्या कर दिया, छोड़ दिया। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ता। अगर समाज उन्हीं पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को मानता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। वैसे ही पुरानी नीतियों और शैली की परंपरागत रीत पर चलने वाली भाषा की जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। उसी तरह भाषा यदि पुरानी नीतियों और शैलियों की परंपरा की रीत पर चलती रहे तो वह भाषा जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रहती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा क्या है? जो युग चेतना होती, जो हमारे आपके विचार और भाव होते हैं, उनको प्रकट करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। भाषा के अतिरिक्त हम अपने भावों और विचारों को अन्य किसी माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते। और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुरूप सही मुहावरों को प्रकट कर सके। जब भाषा तब सशक्त होती है जब वो अपने युग के अनुसार सही मुहावरों को क्या करती है, ग्रहण करती है। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुगमता के लिए भी उद्दिष्ट का मतलब है। भाषा सामाजिक भाव, समाज के भावों के प्रकटीकरण
लोगों के संपर्क में आती हैं, अनेक संस्कृतियों के प्रभाव में आती हैं और कई सब जातियां आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। तो एक जात एक संस्कृति का प्रभाव, उसकी भाषा का प्रभाव एक जात और संस्कृति पर पड़ता है। इस प्रकार भाषा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में ना प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब हमें उन शब्दों का कोई पर्यायवाची प्राप्त नहीं होगा तो हम सहजता से उसी शब्द को अपनी भाषा में क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जैसे बच्चों ये चौक है, अब इसका यदि हिंदी रूपांतरण हमें ना मिले तो हर भाषा भाषी इसे चौक शब्द, इस चौक शब्द को अपनी भाषा में क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। इसी तरह ये पोडियम है, इस पोडियम शब्द को भी हमने अपनी भाषा में क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। कोई जरूरी नहीं कि हिंदी भाषा में इस पोडियम शब्द का अर्थ आपको या उसका पर्यायवाची आपको मिले। यही भाषा की सजीवता, यही भाषा की क्या है, सजीवता। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णता आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं, भाषा म्यूजियम का मतलब होता है बच्चों संग्रहालय, भाषा संग्रहालय की वस्तु नहीं। क्यों? क्योंकि संग्रहालय में मृत चीजें रखी जाती है, जबकि भाषा तो सदैव क्या बनी रहती है, सजीव बनी रहती है। उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति, उसकी एक अपनी क्या होती है, गति होती है। उस गति के अनुसार भाषा सदैव परिवर्तन करती रहती है, जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण करके चलने वाली। बच्चों अब हम आते हैं तृतीय पैराग्राफ पर। भाषा संस्कृत का एक अद्भुतम, ये तो आपको पता ही है कि संस्कृत के निर्माण में भाषा की अहम भूमिका होती है। संस्कृति परंपरा से निश्चित, निश्चित का मतलब होता है मोहिनी होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील। यद्यपि भाषा संस्कृत से मिली है, संस्कृति से मिली है, परंतु वो कैसे है, परिवर्तनशील है और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं। क्या होता है बच्चों की वैज्ञानिक प्रगति के कारण नित्य या हमेशा नए आविष्कार होते हैं और आविष्कार होने के कारण कोई जरूरी नहीं कि भाषा में उस आविष्कार के लिए उपयुक्त शब्द मिल जाए, इसलिए हमें नए शब्दों का गठन करना पड़ता है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की मुहिम की आवश्यकता है। ये बात मैंने आपको समझाई। अब देखिए, अब प्रश्न यह है कि भाषा में यह परिवर्तन कैसे संभव है, यत्नसात अथवा सहज से। बच्चों भाषा में परिवर्तन दो तरीके से होता है। एक यत्नसात का मतलब होता है कोशिश करके, और दूसरा होता है सहज सिद्ध। सहज सिद्ध का मतलब होता है अपने आप। यत्नसात से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। सहज सिद्धि से आशय इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती। दोनों में अंतर स्पष्ट आया समझ में? यत्न सिद्धि का मतलब होता है कि प्रयास करके भाषा में परिवर्तन किया जाता है, और सहज सिद्धि का मतलब होता है कि भाषा में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होती है कि भाषा में जो परिवर्तन होता है वो यत्न सिद्ध होता है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा ने इस विलीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी एक खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस
शब्द रूपगत परिवर्तनों के साथ। जैसे बच्चों हिंदी हमारी भाषा है और उस भाषा में आपको अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी आदि अनेक भाषाओं के शब्द आपको मिल जाएंगे, परंतु उन शब्दों से हिंदी भाषा का जो रूपगत परिवर्तन है वो नहीं। यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक एवं साहित्यिक सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए। सत्वर का मतलब बच्चों शीघ्र होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता, इसकी अत्यंत क्या है आवश्यकता है कि हम भाषा को समय के अनुसार क्या कर रहे हैं, उसको गति देते हैं, उसके स्वरूप का परिवर्तन करते हैं। भाषा की साधारण इकाई शब्द। अब बच्चों इस चीज को समझ लीजिए कि भाषा की साधारण इकाई क्या होती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, जैसे का, आ, ये कहलाती है ध्वनियां। वर्ण ये क्या कहलाते हैं वर्ण। वर्ण को बच्चों ध्वनि भी बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद वर्ण या ध्वनि दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है स्वर और दूसरा हो जाता है बच्चों व्यंजन। स्वर जो है अपने आप चलित होते हैं, परंतु व्यंजन जो होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता के चलित नहीं। जैसे का व्यंजन है और यदि इसके साथ आ जोड़ दिया जाए तो बच्चों शब्द बनता है का। तो ये जो बना बच्चों इसे बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं का को? अक्षर। अक्षर में क्या दो चीजें मिली होती हैं, एक व्यंजन और दूसरा स्वर। अब अक्षरों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। जैसे 3 अक्षर मिलेंगे का, मा, ल, तो शब्द क्या बना? शब्द क्या बना? का। यदि हम इसको वर्ण विच्छेद करें, यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो इसमें बच्चों आपको 6 ध्वनियां मिलेंगी, 6 वर्ण मिलेंगे। जैसे का, आ, मा, आ, ला और आ। और बच्चों शब्द मिलकर वाक्यों की क्या करते हैं? संरचना करते हैं। तो भाषा की साधारण इकाई क्या है? शब्द। भाषा में जो परिवर्तन होता है वो बच्चों शब्द के स्तर पर होता है। जैसे हम टीचर्स अंग्रेजी का शब्द है और उसे क्या परिवर्तित करके बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव मतलब कठिन। यदि भाषा में विकसनशीलता, विकासशीलता शुरू होती है तो शब्द के स्तर पर। यदि परिवर्तन होता है तो बच्चों किसके स्तर पर होता है? शब्द के स्तर पर ही होता है। दैनिक सामाजिक व्यवहार में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, जापानी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास बिना प्रयास के ही हो जाता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीखे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाओ माध्यम में प्रयुक्त हो, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता होती है। तो बच्चों की जो भाषा और आधुनिकता नामक मैं आपको निबंध की व्याख्या पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रही होगी। बच्चों यहाँ जो हम भाषा पढ़ रहे हैं वो भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी हुई है। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर जो शैली है वो विचारात्मक शैली प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित भाषा और आधुनिकता किस विधा में लिखा गया है? निबंध विधा में लिखा गया है। तो बच्चों जितनी